हम आपको जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में जो है आपको रेट के बारे में बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि रेट लॉ क्या है और रेट एक्सप्रेशन क्या है। तो आओ देखते हैं रेट लॉ ये क्या है। तो रेट लॉ के बारे में बताते हैं। कहेंगे द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रिएक्शन in the term of concentrations is known as rate law। यानी किसी आपको जो रेट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसको जो है आपको कंसंट्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रेट लॉ। तो कह रहा दी प्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस इज नोन एज रेट लॉ। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में अगर आप जाना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 98 पे चीज़ लिखा हुआ है। और आओ इसको देखते हैं कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आओ देखते हैं रेट एक्सप्रेशंस। तो रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये है। जैसे मान लो कोई है ए और ये बी है, इससे रिएक्शंस करके सी और डी बना। मान लो इसके आगे ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ये है। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये क्या है इसको जान लीजिए। तो ये ए बी सी एंड डी ये होता है स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। जैसे कोई रिएक्शंस होती है उसके आगे नंबर या गिनती लिखी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मतलब मीन्स इनसे आगे जो नंबर लिखे होते हैं। तो अगर हमें मान लो रेट एक्सप्रेस करना है, तुमसे कोई कहा जाए रेट लिखो या रेट एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा। तो रेट एक्सप्रेस करेंगे तो रेट इक्वल टू, या रेट कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा ट्रिक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। तो कहते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। तो ए के पावर हमने x लिखा और b के पावर हमने इसको y कर दिया। इसको जब आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आती है बच्चों, जिसे बोलते हैं k। तो ये a के पावर जो हो जाएगा x और b के कंसंट्रेशन के पावर ये हो जाएगा y। अब हमने इसके ऊपर इसके पावर a या इसके पावर b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आगे नंबर या स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा होता है वो इसके पावर के बराबर हो सकते हैं, यानी x और y के बराबर भी हो सकते और नहीं हो सकते। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो हमको इसको लिखना है कि मान लो ये रिएक्टेंट था, एनसीईआरटी में कहेंगे कि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट घटेगी तो कहेंगे माइनस डी आर कंसंट्रेशंस अपॉन डी टी। अगर ये रिएक्टेंट होती तो ये बराबर होगी के ए के पावर x और b के पावर y। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि ये x और y जो है तो कहेंगे x एंड y, जो पावर लिखा है कहेंगे x एंड y आर, कहेंगे x एंड y ऐसे बोल सकते हैं में नॉट इक्वल टू ए एंड बी। यानी ए और बी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे रिएक्शंस में किसी के इक्वल्स हो जाता है। अगर ये आपने लिख दिया, ये अगर आपने रेट एक्सप्रेस कर दिया, जब कभी रेट आप एक्सप्रेस कर देंगे, ये रेट लिख देंगे, तो आप समझिएगा कि रेट एक्सप्रेशंस के बाद जो लिखने के बाद उसके पावर लिखा होता है, उस पावर को अगर आप जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो वही आर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा। लेकिन आगे आपको इसको आगे पढ़ाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल लेके देते हैं। उसके लिए रेट एक्सप्रेशन करना है और यही चीज़ें आपको एक्सरसाइज में। तो बच्चों मेरे पास ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी जो है मेरे हाथ में है। ये पेज नंबर 99 में एक एग्जाम्पल लिखा है, बस मैं एग्जाम्पल को नोट कर लेता हूँ।
ये लिखा है NO और प्लस O2G गैस के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 2NO2 गैस। NCERT से ही बता रहा हूँ इसलिए NCERT को लिख लेता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप एक्सप्रेस करिए, ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, इसको आप एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये रहा, जैसे मैंने कहा आप क्या करेंगे तो आप लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के पावर x, तो ये रहा x। ये अगर हम इसके पावर 2 लिखते हैं और ये O2 का रिएक्टेंट है, इसके पावर 1 लिखते हैं और इसको हटा देते हैं, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K, ये हो जाएगा NO2 के पावर 2 और O के पावर 1, ये रहा। तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो जो आगे नंबर लिखा था हमने उसके बराबर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल हो सकता है, यानी अगर आप इसी को दोनों को ऐड लिख कर लेंगे तो ये आर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। NCERT में अगर आप जाएंगे तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप अच्छी तरह से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप इसको चीज़ को देख सकते हैं। जैसे आपको मैं कहूँ कि इसको लिखना है तो कहेंगे ये रिएक्टेंट है, तो कहेंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगी, तो कहेंगे DR कंसंट्रेशंस अपॉन DT, ये हो सकता है K और NO2 के पावर 2 O के पावर 1। ये आपका रेट एक्सप्रेस हो गया। ये आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, ये रेट क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अगर बच्चों ये रेट एक्सप्रेस हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आगे नंबर लिखे थे, कोफिशिएंट लिखे थे, जैसे यहाँ पे स्मॉल a है तो यहाँ मतलब 2 है, यहाँ स्मॉल b है, इसका मतलब 1 है, तो जो नंबर लिखे थे उसी के बराबर हो गए, तो सही बात है, बराबर हो सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बराबर नहीं होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ NCERT में ही, तो NCERT में दिखाता हूँ आपको अगला एग्जाम्पल्स, जैसे ये रहा। तो बच्चों ये आपके NCERT का था, ये चीज़ तो पावर में बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ये है, NCERT में ही है, तो बच्चों मतलब एक एग्जाम्पल NCERT में ये भी है और NCERT का दूसरा एग्जाम्पल ये है और तीसरा ये है। देखते हैं, जैसे आपको रेट लिखना है तो क्या कहेंगे, इसको लिखना तो कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो आपका हो गया CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म है, इसके पावर 1 है तो आपने 1 लिख दिया, और Cl2 है, इसके पावर यहाँ आगे 1 है लेकिन यहाँ हाफ हो जाता है, तो अगर आप इसको हटाएंगे तो क्या कहेंगे, रेट इक्वल टू K, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और Cl के 2 के पावर जो हो जाएगा आपका हाफ, तो यहाँ तो 1 था, यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब बराबर उसमें था लेकिन इसमें बराबर नहीं है। अगर इसको आप A मानेंगे तो जो A की वैल्यू है वो X की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ B मानते हैं ये Y की वैल्यू है तो अलग अलग है। अगला देखते हैं इसका, तो इसको भी कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेंगे, इसको हटाएंगे तो K आएगा, और ये आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO है, तो इसके पावर यहाँ पे 3 आना चाहिए लेकिन ये 2 होता है, तो ये X की वैल्यू है, और अगर यहाँ आप A कहते हैं तो A और X बराबर नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में, ये भी NCERT का एग्जाम्पल है बाबू स्टूडेंट, ये जो मैं है आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है एक्सरसाइज है NCERT 117 नंबर पेज पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, NCERT 117 नंबर एक्सरसाइज का है और एक्सरसाइज का है ये एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो आप कहेंगे जो है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है आपका CH3CHO। अगर इसके पावर तो आना चाहिए 1 लेकिन यहाँ पे होता है 3/2, ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ रिएक्शंस में इक्वल हो जाते हैं, कुछ रिएक्शंस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए जो कोफिशिएंट्स होती है और जो पावर x y है ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसके आगे जो है कि ये क्या होगा, वो चलते हैं। अब NCERT में एग्जाम्पल और था, इसको ले लेता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ईस्टर हो और ईस्टर को आप हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसे CH3 है, COO C2H5 है, ये ईस्टर है, और इसमें अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका मतलब वाटर इसमें डाल देते हैं तो ये फर्दर आपका एल्कोहल बन जाएगा, यानी आपका बन जाएगा एसिड, ये CH3CO एक एसिड बन जाएगा और एक आपका एल्कोहल बन जाएगा। अगर आप इसका लिखना चाहेंगे तो रेट
कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रिएक्टेंट है ये CH3COOC2H5। बच्चों ये आपका कंसंट्रेशन ये है और एक वाटर है, ये कंसंट्रेशन लिख गया। अब अगर आप इसको हटाएंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो इसको आप 0 लिख देंगे। तो आप कहेंगे जब रेट इक्वल टू इसको हटाएंगे तो कहेंगे K, इसको बोलेंगे CH3COOC2H5। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये 1 होता है, लेकिन उसका चेंज हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है, तो उसको 0 कहते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन यहाँ की वैल्यू तो ख़त्म हो गई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये जो है जो पावर x और y के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें तो आपने देख लिया। अब जो है आप अगर रेट एक्सप्रेस कर देते हो, तो जब रेट एक्सप्रेस करते हो तो उसी से आपको पता चल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो एनसीईआरटी में आपको जो है हेडिंग है, कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो रिएक्शंस की आपको ऑर्डर बताना होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अभी मैंने एक चीज़ आपको बोला, क्या बोला बच्चों? आपको मैंने एक चीज़ बताया कि जो भी आप एक्सप्रेस करते हो रेट को, उसी से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोई आपने रेट लिखा था, क्या लिखा था कि अगर मान लो A है और ये B है, इससे आपका C + D था। ये कोफिशिएंट लिखे थे अभी जब आपको बताया था, ये जो आपको लिखा हुआ था। तो इसको मैंने रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। तो ये था, कह रहे थे रेट इक्वल टू, यहाँ क्या आया था और A के पावर x था और ये B के पावर y है, y लिखा। तो अगर आप कोई चीज़ रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लेते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू हो जाएगा x + y, ये रहा। तो यही कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर अपना डिफिनेशन बताना है, डिफिनेशन फॉर्म, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसे कहेंगे कि अगर आप रेट के फॉर्म में अगर रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसके ऊपर जो पावर लिखी होती है उस पावर को जोड़ दो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाती है। यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताते हैं आपको। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ reactant in the term of rate expressions is known as the sum of power, यानी आप पावर को जोड़ रहे हो, ऑफ द रिएक्टेंट इन द टर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यानी जो आपने लिखा, ये जो एक्सप्रेस किया है मैंने, इसी को डिफिनीशन के फॉर्म में लिया। दिस सम ऑफ पावर यानी पावर को जोड़ दीजिए ऑफ द रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट की, इन द टर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन, जिस टर्म में आपको रेट एक्सप्रेस करते हो उसी को नोन है कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कई सारे दिए हैं, तो एनसीईआरटी का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ही दिया है तो मैं क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है रेट इक्वल टू K और ये दिया है A के पावर, एनसीईआरटी में दिया है 1/2 और B के पावर मान लो 3/2, ये दिया है। बच्चों एनसीईआरटी मेरे पास है, एनसीईआरटी का ये जो है आपका एक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1/2 3/2 और दूसरा एक ये है, एक और लिया है, मान लो ये फर्स्ट मान लिया है और एनसीईआरटी में दूसरा दिया है। क्योंकि एनसीईआरटी हमें कवर करना है तो मैं एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो करता हूँ। तो A के पावर दिया है आपका 3/2 और B के पावर दिया है -1। पहले में दिया था 1/2 और B के पावर 3/2, तो ये दो चीज़ दिए थे, मैंने एनसीईआरटी को रख दिया है। अब मैं समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ऊपर, तो ये मैंने मिटा दिया। अब बच्चों देखो, इसको अगर आपको देखना है तो ये रहा, पहले को लेता हूँ। तो पहला वाला आपका लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, रेट इक्वल टू K
ए के पावर 1/2 और बी के पावर दिया है 3/2। जो ऊपर दिया होता है जोड़ लीजिए, तो कहेंगे आर्डर ऑफ रिएक्शंस, इसके पावर कितना दिया, क्योंकि रेट के एक्सप्रेस फॉर्म में लिखा है, तो कहेंगे 1/2 और ये कहेंगे 3/2। तो कितना हो जाएगा, ये 2 ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये, तो जगह 4/2 यानी आ जाएगा 2। तो यानी पहले वाले के लिए जो आपका आर्डर ऑफ रिएक्शंस आया है वो 2 आ गया है। तो इसी को बोलेंगे आर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। अगर सेकंड वाले को देखते हैं तो इसको मिटा देता हूँ, सेकंड को देखते हैं तो ये सेकंड है, इसमें कहेंगे रेट इक्वल टू के, ए के पावर जो है 3/2 है और बी के पावर है -1। तो इसको आर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 3/2, इसकी वैल्यू कितना है यह है, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ये जाएगा -1, इक्वल टू कितना आएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2/2, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इक्वल टू कितना 0.5। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0.5 हो जाएगा या 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस दिए होंगे आप उसके आर्डर ऑफ रिएक्शंस आराम से बच्चों निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका आर्डर ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शंस, आप आराम से पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। अभी मैं तो आपको किताब की तरह पढ़ा रहे हैं बच्चों, लेकिन अभी मैं आपको इस पर आरसी ट्रिक भी पढ़ाऊँगा जो कि बहुत बड़े बड़े सवालों को आराम से निकाल सकते हैं। तो और मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ कि जो है आर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे करते हैं। तो जो है क्वेश्चंस को दिखाता हूँ आपको। एनसीईआरटी की चीज़ है कि आपसे एक लाइन है कि आर्डर ऑफ रिएक्शंस कौन कौन हो सकते हैं, तो कहेंगे आर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकता है, कैन भी 0, 1, 2, 3। मतलब एक आर्डर ऑफ रिएक्शंस आपसे कहा जाए तो इसे कह सकते हैं कि 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पहले 0 से स्टार्ट कर लो, कहेंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करके यहाँ तक कि इवन कहेंगे इवन इन फ्रैक्शंस नंबर भी होते हैं, इवन इन फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का मतलब 3/2, फ्रैक्शन का मतलब 5/2, ऐसे करके 7/2, कुछ 1.5, 1.6 ऐसे करके नंबर भी हो सकते हैं। आर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हैं आपके जो होते हैं 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या तक कि इवन जो है उनके फ्रैक्शंस नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आपको बात तो 2 चीज़ आपके एनसीईआरटी में है ही बच्चों की, 0 ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको मैंने स्टडी करना है। लेकिन आपके कई सारे ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर इक्वेशंस दिए होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा उससे रेट पता करेंगे, और बाकी जो 2 इक्वेशन दिए रहते हैं वो जो होते हैं फास्ट रिएक्शन होते हैं, आयनिक इक्वेशंस होते हैं, उसको जो है उससे आप जो है वो निकाल लेंगे, उसका कंसंट्रेशन या के निकाल सकते हैं, निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे तब जाके आर्डर रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शंस जो हैं मॉलिक्यूलरिटी के से जो है कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है। तो मैं आपको देखता हूँ कई सारे रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे, और उसके अलावा भी ये चीज़ पढ़ने से किसी भी रिएक्शंस के जो है आपके यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए क्या होगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि अगर किसी का भी यूनिट निकालना है तो एक तो किताब की तरीका होती है, एक मेरी ट्रिक होती है। ट्रिक में क्या है, जैसे हम कहेंगे कि अगर आप यूनिट निकालना है तो आप यूनिट निकालना है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो आपको कहना पड़ेगा कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। ये जो है हमारी ये जो है आपके ट्रिक्स हैं यूनिट निकालने के लिए। कोई भी जैसे आपसे कहा जाए कि मान लो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस के यूनिट निकालना है, 0 फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, तो 0 मतलब क्या हो गया, n बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे रखिए n की वैल्यू जो होती है, जो यहाँ पे n है उसको जान लो क्या है। n का मतलब होता है ये नंबर जो लिखे हैं, ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको ऑर्डर बताती है। n मीन्स ऑर्डर, नंबर ऑफ, अगर n क्या है, नंबर ऑफ
आर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी किस नंबर का आप रिएक्शंस निकाल रहे हैं आर्डर। तो मान लो हम 0 ऑर्डर के लिए, तो n बराबर 0 हो गया, तो यूनिट क्या होगा, तो रखेंगे कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस 0 और सेकंड इनवर्स। तो क्या बन के आएगी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन लीटर्स, तो इसको कहेंगे मोल अपॉन लीटर, और ये आपका जो है इनटू सेकंड इनवर्स ये है। तो अगर आप मोल को कहेंगे तो मोल को मतलब कहेंगे, आप इसे कहेंगे m, और l को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा l, तो l ऊपर जाएगा तो -1, और s क्या है, सेकंड, तो कहेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगी आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शंस। ये हमारा ट्रिक्स है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कहा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूनिट क्या होगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, n बराबर क्या है 1, तो इसको रखिए, तो यूनिट निकालना है, तो हमारे ट्रिक पे रखिए कंसंट्रेशंस के पावर, तो आपका कंसंट्रेशंस हो गया, इसके पावर क्या रखेंगे 1 माइनस 1, और ये सेकंड इनवर्स तो है ही है, तो ये 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और किसी की पावर अगर 0 हो जाती है, आप जानते हैं मैथ में, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1, तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, तो सेकंड इनवर्स। ये आप किताब में जाएंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे बच्चों, तो ये आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ये आप ऐसे पढ़ते रहिए, कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी n बराबर जो कहा जाए तो n बराबर 0 हो सकता है, n बराबर आपका 1 हो सकता है, n बराबर ये 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है, जो भी कहे आप उस पर रख दीजिएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। मान लो सेकंड ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ इसका मतलब क्या है, n बराबर कितना होगा 2, तो ये ले लीजिए। तो यूनिट निकालना है, तो इस पर रखे, तो यूनिट हमारा ट्रिक है। यूनिट में निकालने के लिए क्या है कि आपको कंसंट्रेशंस लिखना है बच्चों, और कंसंट्रेशंस के पावर जो है 1 माइनस n लिखना है, और ये सेकंड इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू है 2, तो 2 रखिए, तो कंसंट्रेशंस के पावर जो है 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ तो -1 रहेगा, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोल अपॉन लीटर, ये, और इसके पावर कितना होगा आपका हो जाएगा -1, और ये सेकंड इनवर्स रहेगा। तो इसको साफ साफ के लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे मोल तो है m, तो m रहेगा, तो m के पावर कितना आ गया -1, और ये लीटर ऊपर जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से ही ये निगेट, तो ऊपर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कहेंगे लीटर रहेगा, और ये सेकंड इनवर्स रहेगा ही। तो ये आपका हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसे कोई भी हो, आपको ट्रिक में याद रखना है कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, तो ऐसे सबके यूनिट पता हो जाएगी, फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। और यही चीज़ को अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो आपके लिए भारी पड़ेगा, तो आपको उसी चीज़ को पढ़ो जिससे आपको पता हो जाए। तो एनसीईआरटी में आपको देखता हूँ, इसको मिटाता हूँ, एनसीईआरटी में देखता हूँ कुछ सवाल हैं इससे। बच्चों ये जो है आपके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 101 पे है, पेज नंबर 101 पे दिया है, क्या दिया है, कह रहा है k की वैल्यू दिया है 2.3 इंटू 10 के पावर -5, ये दिया है लीटर, ये दिया है मोल इनवर्स, ये दिया है सेकंड इनवर्स, ये फर्स्ट है, और सेकंड दिया है आपका k = 3 इंटू 10 के पावर -4, ये दिया है सेकंड इनवर्स। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ फ्रॉम ईच रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इसको आप इसे आपको बताना है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मैंने इसको शॉर्टकट लिख दिया है, मतलब पूरा एक्सप्रेस किया है, फिर कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो देखो ये k की वैल्यू है, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, हमको इसको देखना है, इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि ये यूनिट क्या आ रही है, हमको ये देखना है इसकी यूनिट आ रही है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी इसको भी पढ़ाया, इसको भी पढ़ाया, आपको पता चल गया, क्योंकि अभी ये मैंने लिखा
याद करिए, देखो मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि अगर यूनिट निकालेंगे तो उससे पता हो जाती है, ये वैल्यू से नहीं। तभी हमने लिखा है n बराबर 2, तो क्या लिखा हमने, कहा कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस n, और हमने लिखा सेकंड इनवर्स। तो अगर आप कहेंगे कंसंट्रेशन क्या है तो इसे कहेंगे मोल, इसे कहेंगे लीटर, और लीटर के पावर कितना रखेंगे 1 माइनस 2, और ये सेकंड इनवर्स है। तो ये क्या रह जाएगा, ये यहाँ आएगा -1, तो ये रह जाएगा मोल इनवर्स, ये क्या आ जाएगा लीटर, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये कौन सी ऑर्डर है n बराबर 2। तो आप कहेंगे k की जो वैल्यू दिया है मोल इनवर्स लीटर, ये तो कौन सा रिएक्शंस है, तो कहेंगे n बराबर 2, यानी कहेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। अभी इसको मैंने बताया आपको इस वाले के लिए, कहाँ बताया था कि अगर n बराबर आप 1 रख लेते हैं तो इस पे सेम पे रखिए, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस n, और आपका है सेकंड इनवर्स। तो अगर आप जब ये है मोल और ये है आपका लीटर और ये है आपका 1 माइनस 1 और ये है सेकंड इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पावर हो जाएगा ख़त्म। तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स किसके लिए n बराबर 1, और n बराबर 1 किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, मैंने उसको जो है आपको सॉल्व करा दिया। और अगर आप चाहें तो इसको और टफ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आपको जब भी यूनिट निकालना हो तो कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस 1 और सेकंड इन्वर्स करके देखेंगे तो ये आपकी यूनिट निकल जाती है। और यूनिट निकल लेती है तो उससे कई सारे पता हो जाता है, एक तो यूनिट मालूम हो जाती है, और दूसरा आपका के की वैल्यू, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया हो तो उससे मालूम हो जाता है कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस ऑर्डर रिएक्शंस को पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं आपको। बच्चों देखो ये इंटेक्स का सवाल है 4.3 एनसीईआरटी इंटेक्स का है, कह रहा फॉर ये रिएक्शंस ए से बी प्रोडक्ट बनता है। तो कह रहा रेट लॉ इज गिवन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर रेट लॉ के फॉर्म में लिखा हो, ये देखो R इजकल टू क्या लिखा है, K के पावर 1/2, नहीं सॉरी R इजकल टू A के पावर है, R इजकल टू ये लिखा है K, A के पावर 1/2 और ये B2 दिया है, यानी रेट एक्सप्रेस किया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है, इसको आपको जोड़ना होगा। तो कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सप्रेस है, कहेंगे 1/2 और +2। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू है 0.5, इसकी वैल्यू है 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 2.5। मैंने अभी आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए जो है आपको रेट एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और रेट एक्सप्रेस करेंगे तो उससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पता हो जाएगी। बच्चों जो है एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो चीज़ें हैं हमारी अपनी ट्रिक्स है, उसे बोलते हैं RC ट्रिक्स। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको लग जाएगा और उस क्वेश्चंस को मैं अप्लाई कराऊंगा। तो बच्चों जो है आज का लेक्चर यहीं तक जो है, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।